दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कंस्ट्रक्शन फील्ड के एक ऐसे प्रॉब्लम पर बात करने वाले हैं जिसे लगभग हर साइट पर देखा गया है, लेकिन बहुत कम लोग इसकी असली वजह और इसके खतरे को पूरी तरह समझ पाते हैं। आज का सवाल है, व्हाई हनी कॉम्बिंग ऑकर्स इन कॉन्क्रीट, यानी कॉन्क्रीट में हनी कॉम्बिंग क्यों होती है। बहुत से लोग हनी कॉम्बिंग को सिर्फ सरफेस डिफेक्ट मान लेते हैं। कुछ लोग प्लास्टर में इसे छिपा देते हैं और कुछ लोग कहते हैं कोई दिक्कत नहीं, ऊपर से प्लास्टर कर देंगे। लेकिन हनी कॉम्बिंग को लेकर इंजीनियरिंग रियलिटी क्या है? हनी कॉम्बिंग सिर्फ कॉस्मेटिक प्रॉब्लम है या स्ट्रक्चरल डेंजर? और हनी कॉम्बिंग होती ही क्यों है कंक्रीट में? आज के इस वीडियो में हम हनी कॉम्बिंग का पूरा टेक्निकल, प्रैक्टिकल और रियल साइट ट्रूथ डिटेल में समझने वाले हैं। लर्निंग सिविल टेक्नोलॉजी चैनल पर हमारा उद्देश्य यही है कि कंस्ट्रक्शन फील्ड में होने वाली कॉमन लेकिन डेंजरस मिस्टेक्स को साफ साफ समझाया जाए, ताकि फ्यूचर में बिल्डिंग सेफ बने और लोगों की जान खतरे में ना पड़े। अगर आप घर बना रहे हैं, साइट पर काम कर रहे हैं या सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। इसे एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि हनी कॉम्बिंग को इग्नोर करना लॉन्ग टर्म में बहुत भारी आपको पड़ सकता है। सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि हनी कॉम्बिंग आखिर होती क्या है। हनी कॉम्बिंग कंक्रीट का वो डिफेक्ट होता है जिसमें कंक्रीट के अंदर वॉइड्स, कैविटीज और गैप्स रह जाते हैं और एग्रीगेट क्लियरली दिखाई देने लगता है। यह हनी कॉम्बिंग कंक्रीट सरफेस पर मधुमक्खी के छत्ते जैसे स्ट्रक्चर में दिखने लगती है और इसी वजह से इसे हनी कॉम्बिंग कहा जाता है। हनी कॉम्बिंग आमतौर पर बीम, कॉलम, स्लैब बिम जंक्शन और हेवीली रेनफोर्स्ड एरियाज में बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। अब सवाल आता है कि हनी कॉम्बिंग क्यों होती है। मैं आपको बता दूं कि हनी कॉम्बिंग कंक्रीट के खराब होने का कारण नहीं है, बल्कि कंक्रीट प्रोसेस में हुई गलती का एक डेंजरस रिजल्ट है। यानी हनी कॉम्बिंग खुद प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि प्रॉब्लम का वो सिम्टम होता है। अगर आप हनी कॉम्बिंग की रूट कॉज नहीं समझेंगे और प्लास्टर करके उसे छिपा देंगे, तो आप फ्यूचर में एक बहुत बड़े स्ट्रक्चरल फेलियर को इनवाइट कर रहे होंगे। अब सबसे पहली और सबसे कॉमन वजह की बात करते हैं, जो कि है इम्प्रॉपर वाइब्रेशन ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट डालते समय वाइब्रेशन सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है। वाइब्रेशन का काम होता है फ्रेश कंक्रीट के अंदर ट्रैप्ड एयर को बाहर निकालना और कंक्रीट को डेंस बनाना। अगर वाइब्रेशन ठीक से नहीं की गई तो एयर पॉकेट्स कंक्रीट के अंदर ही फंसी रह जाएगी और यही एयर पॉकेट्स बाद में वॉइड बन जाती है और हनी कॉम्बिंग दिखाई देने लगती है। बहुत सारी साइट्स पर देखा जाता है कि वाइब्रेशन या तो बिल्कुल नहीं की जाती या सिर्फ नाम की जाती है। लेबर वाइब्रेटर को ऊपर ऊपर जस्ट घुमा देते हैं और जल्दी जल्दी निकाल भी लेते हैं। स्पेशली कॉलम्स और बीम्स में वाइब्रेटर को पूरी डेप्थ तक नहीं डाला जाता। रिजल्ट ये होता है कि अंदर का कंक्रीट लूज रह जाता है और आउटर सरफेस देखने में ठीक ठाक लगती है, लेकिन कुछ ही दिन बाद जब शटरिंग हटता है तब अंदर में हनी कॉम्बिंग दिखाई देने लगता है। अब दूसरी बड़ी वजह है कंक्रीट की पुअर वर्केबिलिटी का होना। अगर कंक्रीट बहुत ड्राई है, स्टिफ है या प्रॉपर मिक्स डिजाइन फॉलो नहीं किया गया, तो कंक्रीट रेनफोर्समेंट के बीच फ्लो नहीं कर पाती। हेवी रेनफोर्समेंट वाले एरियाज में कंक्रीट को फ्लो करने के लिए सफिशिएंट वर्केबिलिटी चाहिए। अगर वर्केबिलिटी कम होगी तो कंक्रीट बार्स के बीच में फंस जाएगी, जिससे क्या होगा कि वॉइड्स बनेंगे और हनी कॉम्बिंग होनी ही होनी है। कई साइट्स पर लेबर पानी कम डालती है या मिक्स प्रपोर्शन गलत होता है। कभी कभी इसके ऑपोजिट भी होता है, यानी कि पानी ज्यादा डाल दिया जाता है जिससे सेग्रीगेशन हो जाता है। सेग्रीगेशन में सीमेंट पेस्ट ऊपर चला जाता है और एग्रीगेट जो है वो नीचे बैठ जाता है, जिससे भी हनी कॉम्बिंग डेवलप हो सकती है। अब तीसरी वजह की बात करें तो वो है इम्प्रॉपर शटरिंग और फॉर्मवर्क का होना। अगर शटरिंग प्रॉपरली फिक्स्ड नहीं है, जॉइंट्स को लीक प्रूफ नहीं बनाया गया है, तो सीमेंट स्लरी बाहर निकल जाती है कंक्रीटिंग के दौरान। सीमेंट स्लरी निकलने के बाद अंदर सिर्फ एग्रीगेट बचता है, तो प्रॉपर बॉन्डिंग यहाँ पे बन ही नहीं पाता और शटरिंग रिमूव जब की जाती है तो एग्रीगेट एक्सपोज दिखाई देता है और हनी कॉम्बिंग साफ साफ नजर आती है। अक्सर पुअर शटरिंग में अलाइनमेंट, लूज बोर्ड्स और अनसील्ड जॉइंट्स हनी कॉम्बिंग की वेरी कॉमन कॉज होते हैं। खासकर कॉलम शटरिंग में ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है, क्योंकि कंक्रीट प्रेशर ज्यादा होता है वहां पे और स्लरी इजिली बाहर निकल जाती है। अब चौथी वजह है इम्प्रॉपर कंक्रीट प्लेसमेंट टेक्निक। कंक्रीट डालने का भी एक प्रॉपर तरीका होता है। कंक्रीट को बहुत ज्यादा हाइट से गिराना गलत है। अगर कंक्रीट को ज्यादा ऊंचाई से डाल दिया जाए तो सेग्रीगेशन हो सकता है।
हमारा आईएस कोड 456 भी यही बोलता है कि 1.5 मीटर से ज्यादा ऊपर से हम कंक्रीट को ना डालें, वरना सेग्रीगेशन और हनीकॉम्बिंग जैसी प्रॉब्लम हो ही सकती है। अगर आप ज्यादा हाइट से कंक्रीट को प्लेस करेंगे तो सीमेंट पेस्ट और फाइन मटेरियल अलग हो जाते हैं, एग्रीगेट जो है वो भी अलग जमा हो जाता है और यही अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हनीकॉम्बिंग को जन्म देती है। इसलिए कंक्रीट को लेयर्स बाय लेयर्स में डालना चाहिए और हर लेयर की प्रॉपर वाइब्रेशन करना बहुत जरूरी है। लेकिन कई साइट्स पर कंक्रीट को एक ही बार में ऊंचाई से डाल दिया जाता है, खासकर कॉलम्स और वॉल्स में, जिससे रिजल्ट क्या होता है? हनीकॉम्बिंग। अब पांचवा वजह है कंजेस्टेड रेनफोर्समेंट। जब बीम या कॉलम में स्टील बहुत ज्यादा होती है और क्लियर स्पेसिंग कम होती है तो कंक्रीट का फ्लो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। अगर बार स्पेसिंग कोड के अनुसार नहीं रखी गई या एक्स्ट्रा स्टील वहां पे यूज कर दी गई तो कंक्रीट बार्स के बीच नहीं जा पाती। वाइब्रेशन करने पर भी कंक्रीट प्रॉपर्ली सेटल नहीं हो पाता और ये रेनफोर्समेंट कंजेशन हनीकॉम्बिंग का बहुत बड़ा कारण बन जाता है। ये प्रॉब्लम जो है ये खासकर बीम कॉलम जॉइंट और हेवीली लोडेड कॉलम्स में देखने को मिलती है और कई बार ओवर रेनफोर्समेंट के चक्कर में स्ट्रक्चर और ज्यादा अनसेफ हो जाता है। अब सिक्स्थ रीजन है यहाँ पे पुअर मिक्स डिजाइन और रॉन्ग एग्रीगेट साइज का सिलेक्शन। कंक्रीट मिक्स डिजाइन अगर साइट कंडीशन के अनुसार नहीं किया गया तो हनीकॉम्बिंग का रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। बहुत बड़े साइज का एग्रीगेट नैरो सेक्शन में यूज करने से कंक्रीट परफेक्टली पैक नहीं हो पाती। इसलिए एग्रीगेट साइज स्ट्रक्चर मेंबर के साइज और रेनफोर्समेंट स्पेसिंग के अनुसार होना चाहिए। अगर एग्रीगेट बहुत बड़ा है और रेनफोर्समेंट स्पेसिंग कम है तो एग्रीगेट बार्स के बीच में फंस जाता है और सीमेंट पेस्ट वहां तक नहीं पहुंच पाती और रिजल्ट होता है वॉइड्स और हनीकॉम्बिंग। अब सातवीं वजह है अनस्किल्ड लेबर और पुअर सुपरविजन का। हनीकॉम्बिंग का सबसे बड़ा इनडायरेक्ट रीजन होता है लैक ऑफ सुपरविजन। अगर साइट इंजीनियर प्रेजेंट नहीं है, लेबर अनट्रेंड है और वर्क को जल्दी खत्म करने का प्रेशर है तो कंक्रीट वाइब्रेशन वर्क, प्रॉपर दीवार प्लेसमेंट और शटरिंग क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होनी ही होनी है। और हनीकॉम्बिंग ऐसे ही साइट्स पर ज्यादा देखने को मिलती है जहां सुपरविजन वीक होती है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, क्या हनीकॉम्बिंग डेंजरस होती है? तो इसका सीधा जवाब है हाँ, हनीकॉम्बिंग डेंजरस हो सकती है डिपेंडिंग ऑन इट्स लोकेशन, डेप्थ एंड सीवियरिटी। सरफेस लेवल पे जो हनीकॉम्बिंग होती है वो कॉस्मेटिक डिफेक्ट हो सकती है, लेकिन डीप हनीकॉम्बिंग स्ट्रक्चरल डिफेक्ट पैदा कर सकती है। ये हनीकॉम्बिंग जो है ये कंक्रीट की इफेक्टिव क्रॉस सेक्शन को रिड्यूस कर देती है, जिससे स्ट्रक्चर की लोड कैरिंग कैपेसिटी बहुत कम हो जाती है। हमें समझना चाहिए कि हनीकॉम्बिंग की वजह से कंक्रीट पोरस हो जाती है। वाटर, एयर और केमिकल्स आसानी से इसके अंदर घुस जाते हैं। इससे स्टील रेनफोर्समेंट जल्दी कोरोड होने लगता है, जंग लगने लगती है, जिससे इस रस्टिंग स्टील की वजह से कंक्रीट का वॉल्यूम जो है वो बढ़ने लगता है और कंक्रीट में क्रैक्स आना इससे लाजमी होता है, जिससे लॉन्ग टर्म में स्ट्रक्चर वीक हो जाता है और फेलियर का रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब एक कॉमन मिस्टेक की बात करते हैं जो हम अक्सर साइट पे देखते हैं। बहुत लोग हनीकॉम्बिंग दिखने पर उसे सीमेंट मोर्टार या प्लास्टर से भर देते हैं। इससे सरफेस तो स्मूथ दिखने लगता है, लेकिन अंदर की वॉइड्स वैसे की वैसे ही रह जाती है, जिससे स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता, सिर्फ हाइड होता है और यही हिडन डिफेक्ट फ्यूचर में बड़ा एक्सीडेंट बन सकता है। अब रिपेयर ऑफ हनीकॉम्बिंग की बात करते हैं। हनीकॉम्बिंग रिपेयर तभी इफेक्टिव होती है जब प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बाद उसे किया जाए। सबसे पहले हनीकॉम्बिंग की डेप्थ को चेक किया जाता है और अगर हनीकॉम्बिंग शैलो है तो सरफेस ट्रीटमेंट पॉसिबल है, लेकिन अगर हनीकॉम्बिंग डीप है और स्टील एक्सपोज्ड है तो प्रॉपर रिपेयर मेथड जैसे पॉलीमर मोर्टार, माइक्रो कंक्रीट या जैकेटिंग की जरूरत यहाँ पे पड़ती ही पड़ती है। विदाउट इंजीनियरिंग एडवाइस हनीकॉम्बिंग रिपेयर नहीं करना चाहिए। अब इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इस टॉपिक को समझते हैं, क्योंकि इंटरव्यू में आपसे पूछा ही जा सकता है कि व्हाट इज हनीकॉम्बिंग इन कंक्रीट एंड व्हाई डज इट ऑकर। इसका बेस्ट आंसर होगा हनीकॉम्बिंग ऑकर्स ड्यू टू इम्प्रॉपर कॉम्पैक्शन, पुअर वर्केबिलिटी, लीकेज ऑफ सीमेंट स्लरी, कंजेस्टेड रेनफोर्समेंट, इम्प्रॉपर प्लेसमेंट एंड पुअर वर्केबिलिटी। अगर आप ये आंसर लॉजिक और एग्जाम्पल के साथ समझा देते हैं तो इंटरव्यूअर तुरंत इंप्रेस्ड हो जाते हैं और आपको ज्यादा परेशान नहीं करते। अब साइट इंजीनियर्स के लिए एक जरूरी एडवाइस, हनीकॉम्बिंग रोकना रिपेयर करने से कहीं ज्यादा आसान और चीप होता है। प्रॉपर वाइब्रेशन, गुड शटरिंग, करेक्ट मिक्स डिजाइन, स्ट्रिक्ट सुपरविजन हनीकॉम्बिंग को ऑलमोस्ट एलिमिनेट कर सकता है। इसलिए साइट इंजीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि किसी भी कीमत पे कंक्रीट की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज ना हो। अब एक रियल साइट एग्जांपल देख लेते हैं। एक G+2 रेसिडेंशियल बिल्डिंग में कॉलम शटरिंग ठीक से सील नहीं हो पाई।
कंक्रीट डालते समय स्लरी बाहर निकल गया। शटरिंग हटाने पर सीवियर हनीकॉम्बिंग देखने को मिली। इनिशियली ओनर ने प्लास्टर से भरवा दिया। 5 साल बाद कंक्रीट में क्रैक्स आने लगे और स्टील एक्सपोज्ड होने लगी। अल्टीमेटली कॉलम जैकेटिंग करनी पड़ी, जिससे कॉस्ट ओरिजिनल कॉलम कॉस्ट से कई गुना ज़्यादा हो गई। इसलिए ये ध्यान दें और समझें कि हनीकॉम्बिंग कंक्रीट में एक सीरियस डिफेक्ट होता है जो पुअर कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस का ही नतीजा है। इम्प्रॉपर वाइब्रेशन, पुअर वर्केबिलिटी, बैड शटरिंग, कंजस्टेड एनफोर्समेंट और वीक सुपरविजन हनीकॉम्बिंग के मुख्य कारण है। हनीकॉम्बिंग को कॉस्मेटिक डिफेक्ट समझकर इग्नोर कभी भी मत करें और स्ट्रक्चर की लाइफ और सेफ्टी के साथ खिलवाड़ बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये स्ट्रक्चर की लाइफ और सेफ्टी के साथ खिलवाड़ करने जैसा होता है। लर्निंग सिविल टेक्नोलॉजी चैनल पर हमारा उद्देश्य यही है कि कंस्ट्रक्शन फील्ड की ऐसी ही हिडन मिस्टेक्स को आपके सामने लाया जाए ताकि फ्यूचर में सेफ और ड्यूरेबल कंस्ट्रक्शन हो सके। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे अपने फ्रेंड्स, जूनियर्स और हाउस ओनर्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कि अगला कंस्ट्रक्शन डिफेक्ट कौन सा एक्सप्लेन किया जाए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।